नमस्कार दोस्तों। 2023 बोर्ड एग्जाम इकोनॉमिक्स आज जो पेपर हुआ उसका वीडियो आप लोगों के सामने आंसर के साथ में लेकर आ रहा हूँ। घबराने की जरा भी नहीं, कोई भी घबराएगा नहीं। 2 मिनट में चुटकियों में सब क्वेश्चन के आंसर आपके सामने आने वाले हैं और आपको आज ही पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। अर्थशास्त्र विषय जिसका कोड है 022, हिंदी मीडियम का पेपर, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी ध्यान से इसे देखकर अपने पेपर में आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में जो 10 विकल्प दिए हुए हैं सबसे हम 10 में से 10 लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने लिखा होगा, पहला क्वेश्चन है सांख्य की जानकारी को प्रोसेस करने के लिए कौन सा प्रोग्राम है। आपके सामने 4 विकल्प थे, चारों आपको सही लग रहे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें से सिर्फ एक आंसर सही होता है। कौन सा आंसर सही होता है? एक्सेल वर्कशीट। कौन सा आंसर सही है? एक्सेल वर्कशीट। दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि। उपरोक्त व्याख्या कौन से अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत की है? तो आपके सामने यहाँ पे विकल्प दिए हुआ है, पिगू, हेंसन, माइकल टोडेरो, श्रीमती उर्सुला हिक्स। तो आपका सही आंसर क्या है? हेंसन। क्या है? हेंसन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। है सतत और सर्वग्राही भाव वृद्धि में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा का मूल्य जो क्रय शक्ति है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या होगा? घटता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जन धन योजना का संचालन कौन करता है? तो आरबीआई। इसका सही आंसर क्या है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना से गरीबी उन्मूलन के लिए एक व्यूहरचना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से पहला विकल्प आपका सही है, पांचवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन? 6, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीबी निश्चित करने के लिए 2015 के वर्ष का दैनिक आय का स्तर क्या है? तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आंसर ए, $1.90। कितना आएगा? 1.90, मतलब $90। क्वेश्चन नंबर 7, असरकारक मांग के अभाव में किस प्रकार की बेरोजगारी अस्तित्व में आती है? तो चक्रीय। कौन सी बेरोजगारी आएगी यहाँ पे? चक्रीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 8वां, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से, ठीक है, किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? एक ही महान विभाजक वर्ष है 1921। कौन सा है? 1921। क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत में आयातों एवं निर्यातों में सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सा विश्व के कौन से प्रदेशों का है? एशिया। क्या आएगा? एशिया। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह भी कंफ्यूजन होगा, एशिया कैसे आएगा? तो कोई बात नहीं, पेज नंबर 115 पर दिया हुआ है। 2 सवाल दिए हुए हैं, एक आयात का दिया है, दूसरा निर्यात का दिया हुआ है। तो आयात में 59% है, निर्यात में 50% है और सबसे पहले नंबर पर एशिया लिखा हुआ है। सेक्शन ए का लास्ट 10वां क्वेश्चन है, भारत में विशिष्ट आर्थिक विस्तार का अमल कब हुआ? एकदम सरल, 2 और 3 बार 0, मतलब से सी, वर्ष 2000 में। यहाँ पर आपका सेक्शन ए पूरा होता है। अब हम सेक्शन बी की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी भी कोई बहुत खास कठिन नहीं है, सरल ही है, लेकिन फिर भी हम उसे देखते हैं। सेक्शन बी का पहला जो 11वां क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का मापदंड क्यों अधिक श्रेष्ठ है? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, इसलिए प्रति व्यक्ति आय का मापदंड श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से ही लोगों का विकास देखने को मिलता है। उसके बाद दिया हुआ है कि HCI का पूरा नाम बताइए। तो बताइए आप लोगों ने क्या लिखा होगा? HCI का पूरा नाम आपने
क्या लिखा है? तो HCI का पूरा नाम है आपका ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स, हिंदी में जिसे मानव उपभोक्ता आंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ बताइए। वस्तु और सेवा के बदले में अन्य वस्तु और सेवा प्राप्त करने की प्रथा को वस्तु विनिमय प्रथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, RBI का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में किया गया? एकदम सरल है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो उसका राष्ट्रीयकरण सही आंसर क्या है? 1 जनवरी 1949 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में सभी चलनी सिक्के कौन निर्गमित करता है? एकदम सरल है, वित्त मंत्रालय। मैंने आपको कई बार बताया था कि कुल सिक्के और 1 रुपए का कागजी नोट छापने का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए किस प्रकार के खर्च का समावेश किया? तो किस प्रकार के खर्च का? शिक्षा और स्वास्थ्य का समावेश किया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के ग्रामीण विस्तारों में 24/7 24 घंटे 7 दिन सतत बिजली सेवा उपलब्ध करने की मुख्य उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? तो पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कितने विशिष्ट आर्थिक विस्तार हैं? तो 8। कितने हैं? 8। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, विभागीय उद्योग अर्थात क्या? विभागीय उद्योग अर्थात क्या? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगा हुआ होगा, क्योंकि पाठ के अंदर से पूछा गया है। कोई बात नहीं, आपका जो पाठ है, पाठ 10, उसका क्वेश्चन है, पेज नंबर 123 पे दिया हुआ है। सरकार कई औद्योगिक इकाइयों को अपनी प्रत्यक्ष देख रेख के अंतर्गत एक विभाग के रूप में जो चलाती है उसे विभागीय उद्योग कहते हैं, जैसे कि रेलवे है, डाक है, इत्यादि। उसके बाद सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, गुजरात में सरदार सरोवर योजना के कारण हुआ स्थानांतरण किस प्रकार के स्थानांतरण का उदाहरण है? तो विद्यार्थी मित्रों, ये उदाहरण है। इसका प्रश्न था विकास लक्ष्य अर्थात क्या? तो आपने देखा होगा कि जो विकास लक्ष्य अर्थात क्या, उसके अंदर का ये उदाहरण है, और इसका सही आंसर आता है विकास लक्ष्य। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन बी आपका पूरा हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आगे के भी सेक्शन में आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा, जैसे कि सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 21, आलेख अर्थात क्या? तो आलेख के उपयोग बताने हैं, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट के उपयोग के भय स्थान हैं, उसके जो भी भय स्थान है वो आपको लिखने हैं। कई बार चर्चा हो चुकी है और आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से इसे लिखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्थिक वृद्धि की मर्यादा बताइए। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि की जो मर्यादा है उसे भी आपने लिखा है, 4 पॉइंट होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में RBI के कार्य बताने हैं अंतिम सहायक के रूप में। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल है, आप लोगों ने अच्छी तरह से किया है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 25, सापेक्ष गरीबी का अर्थ उदाहरण के साथ बताना है। सापेक्ष गरीबी का अर्थ बताना है और ये सापेक्ष गरीबी आप लोगों को अच्छी तरह से आती है कि कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में कौन सा गरीब कहलाता है? सापेक्ष। उदाहरण के साथ चर्चा हुई थी, गरीबी रेखा की मर्यादा आपको बतानी है, वो उसकी तुलना में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपने सापेक्ष गरीबी का प्रश्न हल किया है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रच्छन्न बेकारी अर्थात क्या? व्यक्ति देखने में काम करता दिखाई दे परंतु उत्पादन में उसका हिस्सा शून्य हो, ठीक है, उसे प्रच्छन्न बेकारी कहते हैं। उसके बाद इससे थोड़ा सा कठिन है, संपूर्ण बेरोजगारी अर्थात क्या? मतलब संपूर्ण बेकारी किसे कहते हैं? तो संपूर्ण बेकारी अर्थात जो व्यक्ति प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने के लिए तैयार हो, अपेक्षित योग्यता भी रखता हो और फिर भी उसे काम या रोजगार ना मिले, तो उसे संपूर्ण बेरोजगार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका बताइए। तो पहले भी चर्चा हुई है कि हमारे देश में जो महिलाएं अनपढ़ हैं अथवा नहीं पढ़ी लिखी है वो ज़्यादा बालकों को, ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है, और जो पढ़ी लिखी है वो कम बच्चों को जन्म देती है। ठीक है,
जनसंख्या नीति का अर्थ आपको बताना है, ये भी सरल ही है। परंपरागत खेती, जो पुरानी परंपरागत खेती के आधार पर किसान खेती करते हैं। आधुनिक खेती के बारे में क्या ख्याल है, दोनों के बारे में आपको स्पष्टीकरण करना था। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, विदेश व्यापार के कोई 2 कारण बताने थे कि विदेश व्यापार क्यों होता है, ये भी सरल है, कुछ भी आप बता सकते थे जो आपको आता हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, लेन देन की तुला पर प्रभाव डालने वाले कोई भी 4 परिबल आपको बताने हैं। यहाँ पे 4 परिबल पूछे गए हैं, वो आपकी किताब में पेज नंबर 116 पर दिया हुआ है। बहुत सारे परिबल दिए हैं, जैसे कि विनिमय दर है, विनिमय होने वाली वस्तु और सेवाओं की देश तथा विदेश में कीमत है, विनिमय होने वाली वस्तुओं की विविधता और गुणवत्ता है, अनिवार्य आयात है, देश के आर्थिक विकास का स्तर है। तो ऐसे उसके बाद है व्यापार पर राजकीय और कानूनी अंकुश है। तो इसमें से कोई भी 4 आपको लिखना था और आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे क्रमबद्ध लिखा भी होगा। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए उद्योग किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए। तो कृषि क्षेत्र में आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके आपको समझाना था। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, आकर्षक स्थानांतरण अर्थात क्या। यहाँ पर स्थानांतरण की बात आ गई है। आकर्षक स्थानांतरण, यदि व्यक्ति किसी कारण से विविध सुविधाओं से युक्त शहरी जीवन शैली, मतलब आधुनिक आंतरिक ढांचागत जो सुविधा है, से आकर्षित होकर अपने मूल वतन से दूर जाकर निवास करे, तो इसे क्या कहते हैं, आकर्षक स्थानांतरण कहते हैं। उसके बारे में कुछ कारण बताना था, जैसे ऊंचा जीवन स्तर है, आधुनिकीकरण है, यातायात के कारण संदेशा व्यवहार, शिक्षा, आरोग्य की सुविधा पाने के लिए। यहाँ पर सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आरोग्य का आपको महत्व बताना है, आरोग्य स्वास्थ्य के बारे में आपको लिखना था पैराग्राफ के हिसाब से। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, इसमें भी मुझे इस स्क्रीन पर बहुत ही सरल क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, स्तंभ आकृति से क्या तात्पर्य है और स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें बताइए। तो बहुत ही सरल है, आपकी किताब में पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है, स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो बहुत ही सरलता से, जैसे उद्गम बिंदु से प्रथम स्तंभ के बीच की दूरी का अंतर सभी स्तंभों में समान होना चाहिए, प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई समान होनी चाहिए क्योंकि उसका मूल्य उसकी ऊंचाई दर्शाती है। ठीक है, इस कारण से ओ एक्स पर क्या दर्शाया जाता है, ओ वाई पर क्या दर्शाया जाता है। ठीक है, ओ एक्स को किस नाम से जानते हैं, ओ वाई को किस नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दर्शाकर लिखनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, मुद्रा का उद्भव और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी थी। उद्भव और विकास के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मुद्रा के प्रकार है, अगर आप मुद्रा के प्रकार याद कर लेते हैं तो उसका उद्भव और विकास की चर्चा अच्छी तरह से आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल था। क्वेश्चन नंबर 37, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति उद्भव होने के कारण की चर्चा कीजिए। मांग में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति उद्भव होने के कारण, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मांग में वृद्धि के 3 मुद्रास्फीति के कारण है। नंबर 1, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, नंबर 2, सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, नंबर 3, जनसंख्या में वृद्धि। तो 3 नंबर में ये 3 पॉइंट आपको समझाने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा राशि के अलग अलग प्रकार के खातों की जानकारी दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे क्या करना है, व्यापारी बैंक के द्वारा जो जमा राशि के खाते हैं, तो यहाँ पर 4 प्रकार के खाते हैं। नंबर 1, चालू खाता की जमा राशि, नंबर 2, बचत खाता की जमा राशि, नंबर 3, रिकरिंग खाता की जमा रकम और नंबर 4, सावधि जमा रकम। इसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी पार्ट का है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के कोई भी 3 परिमाणात्मक साधन बताइए। किसके बताने हैं, मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक साधन बताइए। तो देखिए, अब जो परिमाणात्मक साधन है मौद्रिक नीति के, वो कितने हैं, बहुत सारे, बहुत सारे मतलब 7 है। मैं 7 बोल के बताता हूँ। जैसे कि नंबर 1, बैंक दर, नंबर 2, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, नंबर 3, संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था, नंबर 4,
नगद रक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन। नंबर 5 वैधानिक तरलता का प्रमाण। नंबर 6 खुले बाजार की क्रियाएं। नंबर 7 आरबीआई के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि एवं कमी के प्रमाण में अस्थिरता से युक्त मुक्त करने हेतु नीति। लेकिन आपको कितना लिखने का था, कितना पूछा गया था यहाँ पर बताइए? 3। तो कोई भी जो आपको सरल लग रहे थे वो 3 की जानकारी देनी थी। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मतलब मनरेगा की जानकारी देनी थी, तो ये भी सरल ही था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में बेरोजगारी उद्भव होने वाले कोई भी 3 कारण बताने। किसमें बताने हैं? बेरोजगारी मतलब पार्ट 6 आ गया। और बेरोजगारी उत्पन्न होने वाले कारण बताने हैं। तो बेरोजगारी उत्पन्न होने के कितने कारण हैं? 10। लेकिन आपको कितने बताने थे? 3। अगर मैं 10 के 10 का नाम यहाँ पे बता दूं तो जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर, रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी, बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा दर, पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति, व्यवसाय लक्षी शिक्षा का नीचा स्तर, मानव शक्ति के आयोजन का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्र की आकार्य क्षमता, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, श्रम की मर्यादित गतिशीलता, अपर्याप्त ढांचागत सुविधा। इसमें से कोई भी आपको 3 करने थे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के कोई भी 3 टेक्नोलॉजिकल सुधार बताइए। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में, ठीक है। अब जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने का है पाठ कौन सा है? 8वां पाठ है। कौन सा पाठ है? 8वां। तो 8वें पाठ में कृषि क्षेत्र का जो दिया हुआ है कृषि उत्पादकता बढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ पर नीचे कृषि उत्पादकता की भी बात है। तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने में एक प्रश्न पूछा गया है टेक्नोलॉजिकल सुधार। नंबर 1 उन्नत किस्म के बीज, नंबर 2 रासायनिक खाद का उपयोग, नंबर 3 सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी, नंबर 4 यंत्रों का उपयोग, नंबर 5 जंतुनाशक दवाइयाँ, नंबर 6 भूमि परीक्षण। इसमें से आपको क्या करना था? 3 के बारे में जानकारी देनी थी। इसके अथवा में दिया हुआ है फसल संरक्षण एवं कृषि संशोधन पर चर्चा कीजिए। फसल संरक्षण, ठीक है। तो ये भी पेज नंबर 102 पे दिया हुआ है। फसल की सुरक्षा, वो खाद ओद के बारे में भारत में, अमेरिका में, जापान में, कोरिया में जो खाद प्रति हेक्टर कितना उपयोग हुआ। कृषि संशोधन आईकार, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बताना था। कोई ज़्यादा खास कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार के बीच में अंतर, जिसके दिए हुए हैं क्या? 7 पॉइंट। क्या दिए हुए हैं? आंतरिक और विदेश व्यापार में अंतर। मोस्ट आईएमपी में कई बार अपने लेक्चर में आप लोगों को बताया था। 7 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको कितने मुद्दे यहाँ पे समझाने हैं? 7 के 7। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह से आता है। मैंने याद भी करवाया था, आप लोगों ने लिखा भी है और आपको पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व दर्शाने वाले क्या करने हैं? मुद्दे आपको बताने हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों के महत्व, छोटे पैमाने के उद्योग के महत्व कितने दिए हुए हैं? आपको अच्छी तरह से पता है 10। छोटे पैमाने के उद्योग के महत्व कितने दिए हैं? 10। लेकिन आपको बताना कितना है? 3। मैं 10 के 10 बोल के बताता हूँ। नंबर 1 रोजगार सृजन, नंबर 2 उत्पादन वृद्धि, नंबर 3 उत्पादन इकाई में वृद्धि, नंबर 4 निर्यात, नंबर 5 श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति, नंबर 6 विदेशी पूंजी की बचत, नंबर 7 कम समयावधि, नंबर 8 संतुलित प्रादेशिक विकास, नंबर 9 विकेंद्रीकरण और नंबर 10 ऊंचा विकास दर। और आपको इन सब में से सिर्फ 3 लिखने थे। कितने लिखने थे? सिर्फ 3 लिखने थे। इसके अथवा में दिया हुआ औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। कोई भी 3 कदम की चर्चा करनी है। सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए उसके औद्योगिक विकास के लिए। और 7 कदम है यहाँ पे सरकार द्वारा कदम जो उठाए गए। कितने हैं? 7 कदम है। मैं 7 बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। उसमें से सिर्फ 3 लिखना था। नंबर 1 राज्य की मालिकी के साहस, नंबर 2 निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन, नंबर 3 आयात शुल्क कर, नंबर 4 तकनीकी कौशल और तालीम, नंबर 5 आर्थिक सहायता, नंबर 6 आधारभूत सुविधा और नंबर 7 विभिन्न संस्थाओं और नीतियों की रचना। बस एकदम सरल। सेक्शन डी पूरा और पूरे के पूरे 27 नंबर आपकी जेब में। कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने ध्यान से मेरे लेक्चर को सुना होगा उनको एकदम सरल लगा होगा।
चलिए अब हम देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, सेक्शन ई की चर्चा करेंगे। सेक्शन ई में एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 44, आर्थिक विकास के निर्देशक के रूप में जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की चर्चा करना है। और पाठ 2 का ये क्वेश्चन है। कौन से पाठ का क्वेश्चन है? पाठ 2 का, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो सरल ये था, उसके बारे में जो बताना है। और जीवन की भौतिक गुणवत्ता, यहाँ पे मर्यादा आवश्यक नहीं है, ये भी बता दिया गया है कि मर्यादा जो है वो मतलब अगर आप बताओ कि ना बताओ तो भी, तो लेकिन उसके बारे में कुछ लिखना था। जैसे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता किसे कहते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता में समाविष्ट बातें 10 जो मैंने आपको बताई थी, उसके घटक बताने थे, उसके अंक बताने थे। घटक में शिक्षा का अनुपात, अपेक्षित आयु, बाल मृत्यु दर बताना था आपको, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें बतानी थी, उसकी रचना बतानी थी, सकारात्मक बातें बतानी थी, बस इतना ही करना था। और सब पॉइंट 0 से 100 के बीच में लेकर बताना था। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है मानव विकास अंक के घटक बताने, ठीक है। तो मानव विकास अंक के घटक एवं उसकी क्या करनी है, मर्यादा बतानी है। तो मानव विकास अंक के भी यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों 3 घटक दिए हैं, अपेक्षित आयु, साक्षरता और ऊंचा जीवन स्तर। और उसकी जो मर्यादा दी हुई है वह सरल है, 3 पॉइंट है। और HDI का जो अंक है 0 से 1 के बीच में है, उसके बारे में 3 बातों को जोड़ के बनाया गया है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी थी, सरल था एकदम, बढ़िया मस्त पेपर, जोरदार वाला। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में गरीबी घटाने के कोई भी 5 उपाय बताइए। कोई भी 5 उपाय, क्या घटाना है यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों? गरीबी घटाने के 5 उपाय। तो गरीबी घटाने के 10 उपाय हैं, कोई भी आपको क्या करना था, 5 उपाय बताना था। अब अगर हम 10 की बात करते हैं तो मैं 10 के 10 आपको गरीबी घटाने के उपाय बता दे रहा हूं। कृषि में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना, छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास, असंगठित क्षेत्र का विकास, उचित कर नीति का उपयोग, मानव पूंजी निवेश में वृद्धि, उचित कीमत पर वस्तु और सेवाएं, रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम, आवास योजना, सामाजिक जीव सुरक्षा की योजना, जन धन योजना। इसमें से सिर्फ आपको क्या करना था, 5 बताने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, जन्म दर का अर्थ बताकर भारत में ऊंची जन्म दर, भारत में ऊंची जन्म दर के बारे में क्या करना था, सामाजिक परिबल, ऊंची जन्म दर के लिए जो सामाजिक परिबल है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जन्म दर बताना है कि जन्म दर की परिभाषा क्या है, और फिर ऊंचे जन्म दर के लिए जो, चलिए तो जन्म दर देखते हैं। प्रत्येक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, लोगों की संख्या, लोग जन्म नहीं लेता है, जन्म लेता है कौन, बालक, लोग जन्म नहीं लेता है। इस चीज का आपको क्या करना है, खास ध्यान देना है। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है कि सामाजिक परिबल बताना है। सामाजिक परिबल क्या है, सार्वत्रिक विवाह प्रथा, कम उम्र में विवाह, विधवा पुनः विवाह, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, संयुक्त परिवार प्रथा, इसको ही समझाना था। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हुआ। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, स्थानांतरण के कारण को समझाइए। पाठ 11 में स्थानांतरण के क्या है, कारण, ठीक है। तो स्थानांतरण के कारण हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा स्थानांतरण का अर्थ देख लेते हैं, यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना मूल वतन से दूर देश या विदेश में नौकरी, व्यवसाय, धंधा या अधिक ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आजीवन निवास करता है तो उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरण। और क्या करना है, स्थानांतरण के यहाँ पे कारण बताने हैं। क्या बताने हैं, स्थानांतरण के कारण। तो आप देख सकते हैं कि स्थानांतरण के यहाँ पर कितने कारण हैं। नंबर 1 आर्थिक कारण है, नंबर 2 सामाजिक कारण है, और नंबर 3 राजकीय कारण है, और फिर नंबर 4 प्राकृतिक आपत्ति या पर्यावरण आधारित परिबल। तो विद्यार्थी मित्रों अगला इसी के अथवा में दिया है, शहरीकरण की समस्या के समाधान के उपाय बताइए। तो शहरीकरण की समस्या का ये भी पाठ 11 का पेज नंबर 138 से पूछा गया है। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके बारे में आपको लिखना था। नंबर 1 है नीति विषयक कदम, नंबर 2 है रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, नंबर 3 ढांचागत सुविधाओं में सुधार करना, नंबर 4 शिक्षा और आरोग्य की सुविधाएं, नंबर 5 गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास, नंबर 6
गांव में आधारभूत सुविधाओं का विकास। नंबर 7 संचालन व्यवस्था को सुदृढ़ करना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे पूरा हुआ। और अब हम देखेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नंबर 48 और पेपर इसी के साथ पूरा। इस बार थोड़ा सा चीटिंग हुआ है आप लोगों के साथ, क्योंकि लगभग क्वेश्चन नंबर 48 में जो आलेख आता था वो सादा सरल स्तंभ अथवा पास पास का स्तंभ पूछा जाता था, लेकिन इस बार आपको घुमा दिया गया है और सामायिक श्रेणी पूछा गया है। तो फिर भी विद्यार्थी मित्रों ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की, घबराने की कोई बात थी नहीं, और सिर्फ इस तरह से उसे बनाना था, सामायिक श्रेणी बिंदु वाला बनाकर, और रेखाओं को, सभी बिंदुओं को रेखा के द्वारा क्या करना था, मिला देना था। ठीक है, इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों ये गुजरात बोर्ड वर्ष 2023 अर्थशास्त्र विषय कोड 022 का ये पेपर जो आज ही हुआ और मैं आप लोगों तक आज ही पहुंचा रहा हूं, इसका आंसर यहाँ पे पूरा होता है। धन्यवाद। अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।